हमारी लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और आगे बढ़ सकें। तो यही है संविधान जो हमको ये मौका देता है, और इसलिए औरतों को ही सबसे ज्यादा इस संविधान को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी आपको मालूम है यहाँ घंटा घर पर कितनी ठंड में औरतें बैठी, काहे के लिए बैठी? क्योंकि उनको जो अधिकार मिला था कि हम देश के नागरिक हैं। जब हम यहाँ पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए, उनके बाप दादा यहाँ पैदा हुए, तो तुम कह रहे हो कागज हमको दिखाएंगे, तो कहाँ से हम लाएंगे? हम तो यहीं पैदा हुए, हम यहीं के हैं, ये हमारा अधिकार है। इसको हम कहते हैं अधिकार, इसको कहते हैं हक। और इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा इस संविधान को बचा के रखना और अपने हुकूक को बचा के रखना, ये सबसे ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है, औरतों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हमको अपने हुकूक से दूर रखा गया है, हमें अपने अधिकारों तक पहुंचने में बहुत रोका गया है। तो ये समझ लीजिए मतलब है संविधान का। संविधान और कुछ नहीं, एक किताब है जिसमें क्या लिखा है, जो शुरुआत है, पहला पन्ना है, क्या लिखा उसमें? उसमें लिखा है हम भारत के लोग अपने आप को ये अधिकार देते हैं। मतलब हम खुद अपने आप को अधिकार देते हैं, कोई भगवान नहीं देता है, कोई राजा कोई महाराजा नहीं देता है, कोई नेता नहीं देता है, हम अपने आप को ये अधिकार देते हैं कि हम सब बराबर हैं, हम सब आजाद हैं। आप लोग चुप नहीं रहेंगे तो बाहर कर दिए जाओगे। तो ये है संविधान का पहला पन्ना। आप समझ रही हैं कितनी बड़ी बात है? आज तक किसी ने ये बात नहीं हम लोगों के सामने की होगी कि हम अपने आप को, हम भारत के लोग अपने आप को ये अधिकार देते हैं। तो जब हमने अपने आप को दिया है तो कोई दूसरा हमसे छीन भी नहीं सकता है। जो आपने हमको दिया नहीं तो आप हमसे छीन कैसे लोगे? हम उसको बचाने के लिए लड़ेंगे और पूरी ताकत लगा करके उसको बचाने का काम हम करेंगे। तो ये है संविधान का मतलब। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे देश आजाद हुआ 1947 में, तो शायद ज्यादातर लोगों को मालूम है, और 2 साल के बाद 1949 में हमारा ये संविधान तैयार हुआ। हमारा ये नया कानून देश का वो पारित हो गया, पास हो गया। सब लोगों ने कहा हम इसको मानते हैं। लेकिन ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जो लोग कह रहे थे कि हम मानते हैं, कुछ लोग तो मानते थे, कुछ लोग आधे मन से मानते थे, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा मानते थे, जहां उनकी फायदे की बात थी उसको मानते थे, दूसरे के फायदे की बात थी तो नहीं मानते थे। लेकिन एक जमात ऐसी थी उस समय भी जो इस संविधान को बिल्कुल मानती ही नहीं थी, और वो जमात थी आरएसएस और हिंदू महासभा की, जिन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया, पैदा किया। उन्होंने उस समय कह दिया 1949 में कि हम इस संविधान को नहीं मानते, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। साफ साफ कह दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि हम तो इस देश के कानून के रूप में मनुस्मृति को मानते हैं और उसी को लागू करेंगे। अभी बहुत से लोगों ने, सीमा ने, सबने मनुवाद, लेकिन हमने देखा कि क्या है ये मनुवाद, बहुत से लोगों को नहीं मालूम क्या है। सब लोग जानते क्या है, नाम शायद न जानते हो। उसका मतलब है ना बराबरी। हमारे देश में बहुत पुरानी 2-3 हजार साल पुरानी किताब है, उसमें बहुत सारे नियम कानून लिखे हैं। लोग कहते हैं यही मानना चाहिए, इसी को मानना है, इसी के हिसाब से चलना है। तो उसकी जो मुख्य बात है वो क्या है कि हम सब बराबर नहीं हैं और हम सब बराबर पैदा भी नहीं होते। हम लोग अलग अलग जातियों में पैदा होते हैं और ये जातियां बराबर नहीं हैं, कुछ ऊंची हैं, कुछ नीची हैं, कुछ बीच में है। और जैसे आप अपनी जाति को बदल नहीं सकते, तो फिर आप अपनी नाबराबरी को भी खत्म नहीं कर सकते हैं। ये बात तो समझ में आ गई ना? आप लोग सब जानते भी हैं। और हमारे यहाँ तो हमने देखा कि लोग धर्म बदल गए लेकिन जाति उनके साथ ही चली गई। अगर वो हिंदुओं में रंगरेज थे तो शायद
धर्म बदलने के बाद भी अंग्रेज रहे। अगर पहले बुनकर थे तो बाद में बुनकर है, क्योंकि ये चीज जैसे कि हमारे रगों में घुसी हुई है, जिसको हम कहते हैं जात पात। ये बात समझ में आ गई? नहीं तो आप लोग मानते ही हो, माने ना माने सच्चाई है ये। तो जिन लोगों ने संविधान को नहीं माना और कहा कि हम संविधान को नहीं मानते, उन्होंने कहा हम तो मनुस्मृति को मानते हैं, हम मनुस्मृति को ही लागू करेंगे। तो मनुस्मृति को लागू करने का मतलब क्या है, उसको समझिए। उसका मतलब यह है कि सब लोग बराबर नहीं है और सब लोगों को बराबर का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जन्म के साथ, आपकी पैदाइश के साथ आपका पेशा भी जुड़ा हुआ है। जब आप पैदा होते हो तब यह तय हो जाता है कि आपका पेशा क्या होगा। आप दर्जी के घर में पैदा हुए तो आप भी दर्जी बनोगे, समझ में आया? आप अगर सफाई करने वाले के घर में पैदा हुए तो आप भी सफाई करोगे। आप अपना पेशा नहीं बदल सकते। अब ये तो बात सही है कि आज़ादी के बाद बहुत सारे स्कूल कॉलेज खुले, लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिला, कुछ लोगों ने तरक्की भी की, अच्छी नौकरी, अच्छी जगह भी पहुंचे। लेकिन अगर आप पूरे देश की तस्वीर को देखें, अगर आप चारों तरफ नजर घुमा के देखें, तो आज भी बहुत बड़ा हिस्सा हमारे समाज का है जो अपने जाति पेशे से निकल नहीं पा रहा है, उससे निजात नहीं पा रहा है। और इसको हम और आप बदलना चाहते हो, लेकिन जो लोग मनुस्मृति को फिर से लाना चाहते हैं वो तो कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए। ये जो दलित जात के लोग हैं, पिछड़ी जात के लोग हैं, इनको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, इनको इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, इनको आगे नहीं आना चाहिए। और औरतों को तो बिल्कुल ही नहीं। औरतों की तो कोई भी जात हो, लेकिन वो तो नीचे ही दिखाया जाएगा उनको, और उनको कहीं भी बराबरी का अधिकार मिलना ही नहीं चाहिए। ये तो मनुस्मृति में कहा गया है। और ये कहा गया है कि औरतें ये तो इतनी फालतू हैं, इनका तो मन बहुत चंचल है, किसी भी आदमी के पीछे चली जाएंगी, कुछ भी कर लेंगी, इसलिए इनको तो बिल्कुल घर में बंद करके रखना चाहिए और इनको हमेशा दूसरे के कंट्रोल में रखना चाहिए। जब छोटी हैं तो बाप के कंट्रोल में, है ना? शादी हो जाए तो मियाँ के कंट्रोल में, पति के कंट्रोल में, पति अगर खत्म हो जाए तो लड़के के कंट्रोल में, और शादी ना हो तो भाई के कंट्रोल में। मतलब इसको तो कभी बिना कंट्रोल के छोड़ा ही नहीं जा सकता है। सच्ची बात क्या है, औरतें कोई गड़बड़ नहीं, कोई चंचल नहीं, ये सब कुछ नहीं। असल बात क्यों उनको बात करके रखने की बात बार बार केवल मनुस्मृति में ही नहीं, बल्कि आपकी माँ कहती है, आपकी माँ कहती है, आपकी माँ कहती है, सब क्यों इतना पड़ी है पीछे कि लड़की को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अगर वो हाथ से निकल गई तो वो गई। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? हमारे देश में, हमारे समाज में ये लड़कियों के ऊपर कंट्रोल रखने की बात इतनी ज्यादा अहम क्यों है? इसको आप समझिए क्यों। भाई दूसरे देशों में भी तो लड़कियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ खास तौर से बांध के रखो, और खास तौर से शादी के मामले में तो मतलब बिल्कुल इनकी चलने मत दो। क्यों? इसके पीछे कारण आपने कभी सोचा है क्यों? लड़की की खुशी कारण नहीं है। कारण यह है कि जो जातवाद है, जो जात की प्रथा है, अगर लड़कियां इधर उधर शादी करने लगेंगी तो वो जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे हैं बात को? लड़का कुछ भी करे कोई बात नहीं, लेकिन अगर लड़की जात के जो सीमा है उसको लांघ करके शादी करेगी तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। जिसको कहते हैं घावड़ घोल हो जाएगा, कलियुग आ जाएगा।
प्रलय आ जाएगा, समाज समाप्त हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतनी डरावनी डरावनी बातें कही गई हैं कि लोग कहते हैं भैया कहीं मत जाना वरना देखो क्या होने वाला है। तो ये जो हमारे समाज के अंदर ये जो परंपरा है, ये जो मान्यता है, ये जो सोच है, ये सबसे ज्यादा महिलाओं पर बंधन डालने के लिए जिम्मेदार है और महिलाओं की आजादी को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार है। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो हम कहते हैं अच्छा लगने दो, लेकिन अगर आप सवाल करें कि ठीक है अगर हम अपनी मर्जी से कोई चीज अपनाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर जबरदस्ती होती तो वह जबरदस्ती ठीक है। ठीक बात है ना, जबरदस्ती क्यों आप कर रहे हैं? तो ये बात सबसे ज्यादा हम लोगों को समझना है कि जो लोग जातवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, वो सबसे ज्यादा लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं, उनकी आजादी को बिल्कुल जिसको कहना चाहिए सीमित रखना चाहते हैं और उसकी मर्जी के हिसाब से उसको फैसला करने से रोकते हैं। ये है असली चीज। तो अब अगर जो लोग मनुस्मृति को संविधान की जगह लाना चाहते हैं, अगर वो इस तरह के कानून बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो तो ऐसा करेंगे ही। और मैं आपको 2-3 बातों का उदाहरण दे रही हूँ, मिसाल दे रही हूँ कि इनके आने के बाद किस तरह के कानून बन रहे हैं हमारे देश में। देखिए, मनुस्मृति में केवल औरतों की ना बराबरी ही नहीं है, औरतों को नियंत्रित रखना है इस ना बराबरी को बनाए रखने के लिए, लेकिन सबकी ना बराबरी है। उसमें लिखा गया है कि जो नीच जात के लोग हैं, दलित भी नहीं, दलितों से थोड़ा ऊंचा, और दलितों के लिए तो कोई कानून है ही नहीं, मतलब वो तो कानून के दायरे के ही बाहर है, उनके साथ तो जैसा चाहो बर्ताव करो। लेकिन जो कामकाजी लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए लिखा गया है कि इनके तो कोई अधिकार है ही नहीं, इनका तो बस यही फर्ज है कि वो मालिक की सेवा करे और मालिक का कहना माने, इसके आगे उनका कोई भी अधिकार है ही नहीं, उनके पास कोई हक है ही नहीं। और आप देखिए इस सरकार ने क्या किया, इन्होंने पिछले 1.5 साल में मजदूरों के लिए जितने कानून बने थे हमारे देश में, उनको खत्म कर दिया। 8 घंटे का कानून था, तनख्वाह वेतन का कानून था, आप नौकरी से निकाल नहीं सकते इसका कानून था, तमाम कानून थे जो हम लोगों ने लड़ करके मजदूरों और कर्मचारियों के लिए हासिल किए। इन सारे कानूनों को इस सरकार ने कलम चला करके खत्म कर दिया। तो एक जो काम करने वाला है मजदूर, उसका अधिकार छीन लिया, और जो दूसरा काम करने वाला है किसान, अब उसका अधिकार भी सब खत्म कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ये जो 3 काले कानून एक दिन के अंदर इन्होंने पारित कर दिया। लोग कह रहे थे वोट कराओ, हमसे पूछो, तो कहते कोई जरूरत नहीं, पास हो गया। और इन 3 कानूनों का मतलब क्या, आप लोग पढ़ते सुनते तो होंगे, लेकिन क्या है बहुत कम लोगों को मालूम है। इस कानून का मतलब है, नंबर 1, हमारी मांग क्या है कि सरकार जो किसान की लागत है उससे थोड़ा बढ़ा करके उससे उसका अनाज खरीदे। अब आपको मालूम है कि अगर आप बाजार में जाएं बाल्टी खरीदने, तो आप ये तो नहीं कह सकते हो बाल्टी 50 रुपए की लाएगा, हम तो सिर्फ 30 रुपए देने के लिए तैयार है, कह सकते हो? सीधे पागल खाने पहुंचा दिए जाओगे। वो तो जो मालिक है, उसका जो बनाता है बाल्टी, वो तय करता है कि कितने में बिकेगी। लेकिन किसान अपनी फसल लेकर के आगे बढ़ जाता है, तो भले ही उसकी लागत 100 रुपए हो, लेकिन वहां पर कोई उसको देता है, कोई नहीं देता है, और जब बेचारा हैरान हो जाता है क्योंकि वो अपना माल लेकर के वापस घर नहीं जा सकता है, तो वो कहता भैया जो मिल रहा है हमको दे दो और उसके बाद हम चले जाए।
तो वो अपनी लागत से कम पर बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। और आप लोग सब गांव से ताल्लुक रखते हो, सबके रिश्तेदार, सबके घर के लोग हैं गांव में, सब लोग जानते हैं कि ये फसल के दाम को लेकर के किसान कितना ज्यादा परेशान है, यहाँ तक कि अपनी फसलों को जला देते हैं लोग परेशान होकर के। तो ये कानून उन्होंने बना दिया, जिसका मतलब ये होगा कि आगे सरकार खरीदना बंद कर देगी, और अगर सरकार खरीदना बंद कर देगी तो फिर दाम और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। आप समझ रही बात को? और यही नहीं होगा, अगर सरकार खरीदना बंद कर देगी तो ये जो राशन की दुकानों में अनाज आता है, ये कहां से आता है? ये सरकारी गोदाम से आता है। अगर सरकार खरीदना बंद कर देगी तो फिर राशन की दुकानों से आना भी बंद हो जाएगा, और जो थोड़ा बहुत राशन मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए आज एक मोहल्ले में 100 राशन कार्ड कैंसिल किए जा रहे हैं। किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं? ताकि धीरे धीरे ये राशन की प्रणाली ही खत्म हो जाए, और वो कहे अब हम काहे के लिए सर वहाँ गेहूं और धान खरीदते जब किसी को राशन चाहिए ही नहीं हमारा। और राशन नहीं मिलेगा तो कितने लोग भूखे मरेंगे इस देश में, इसका अंदाजा भी कोई लगा नहीं सकता है। तो मैंने कहा ना कि ये जब संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते हैं, तो मजदूरों का अधिकार छीनना, किसान का अधिकार छीनना, हमारे जीने का अधिकार छीनना, ये करेंगे ही। और उसका सारा नतीजा हमारे सामने आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि आप किस जात में पैदा हुए हैं उससे आपका पेशा तय होता है। तो लोग कहते हैं अरे नहीं, आप तो पढ़ लिख करके आप कुछ भी कर लीजिए। लेकिन जब आप पढ़ना लिखना इतना महंगा कर देंगे तो गरीब के बच्चे कैसे पढ़ करके तरक्की करेंगे? कहते हैं उत्तर प्रदेश में, हम बता रहे हैं, अभी सारा हिंदुस्तान नहीं बदला है, केरला में और तमिलनाडु में अभी भी जो दलितों के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप और फीस में मतलब बहुत छूट मिलती है। लेकिन यहाँ क्या है, अगर आपको वजीफा मिलना भी है तो वो बाद में मिलेगा। पहले एडमिशन कराओ, दाखिला कराओ, पूरी की पूरी फीस जमा करो, और उसके बाद पैसा अगर सरकार का मन हो तो आपके अकाउंट में आएगा। तो सवाल ये है कि जिनके घर में पैसा नहीं है वो फीस जमा करेंगे कैसे? कैसे फीस जमा करेंगे? तो इसका मतलब है कि गरीबों के बच्चे फिर इंजीनियर और डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, कंप्यूटर और साइंटिस्ट तो छोड़ दीजिए, वो टीचर की नौकरी के भी लायक नहीं बन पाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो मजबूर होंगे कि वो वहीं पड़े रहे जहां पर वो पैदा हुए थे। तो ये सारी चीजें जो मनुस्मृति में है आज हम देख रहे हैं, उसको अपने सामने ये एक एक करके हो रही हैं। एक बात और हम बताएं, मनुस्मृति में बहुत अजीब बात है, उसमें लिखा है कि मान लो कोई किसी का खून करता है, किसी की हत्या करता है, तो हमारा कानून क्या कहता है कि कोई भी हत्यारा हो लेकिन सबको बराबर की सजा होगी। लेकिन मनुस्मृति क्या कहती है कि हत्या करने वाले की जात क्या है और जिसकी हत्या हुई उसकी जात क्या है, इसके आधार पर सजा तय होगी। ये बात कहेंगे ये हो ही नहीं सकता, ये हुआ है, 2 महीने पहले हुआ है। वो हाथरस में एक बाल्मीक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसको मार डाला गया। उसको मारने वाले, बलात्कार करने वाले ऊंची जात के 4 लोग थे, और हमारी सरकार ने पूरी ताकत लगा दी कि उनको वो बचाए, और कहा कि ये बलात्कारी नहीं है, ये बेगुनाह है, और पेपरों में निकाल दिया कि इस लड़की को तो इसके भाई और इसकी मां ने मार डाला। तो क्यों? क्योंकि उनकी जो सोच है वो मनुवादी है, और वो उसी तरह के कानून को लागू करना चाहते हैं। वो तो कहिए इतना हल्ला हुआ, इतना मुखालफत हुई, और अब जाकर के CBI ने ये कहा है कि नहीं, वही लड़के दोषी हैं, क्योंकि अभी भी कुछ बचा हुआ है। जो लोग कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया, अरे सब कुछ खत्म हो गया, हाय रे सब कुछ खत्म, अभी सब कुछ नहीं खत्म हुआ है।
अभी लड़ाई का मौका है, अभी लड़ाई के मैदान में हम लोगों के लिए जगह है, इतनी जल्दी निराश मत हो जाइए। तो झंझट हुई, हल्ला मचा, तो सीबीआई ने कहा कि नहीं, ये लड़के दोषी है और लड़की के साथ बलात्कार इन्होंने ही किया, हत्या भी इन्होंने की। लेकिन क्या नहीं किया सरकार ने, ये तो कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं है कि एक लड़की की लाश उसके परिवार से छीन करके आधी रात में जला दी जाए। ये तो मतलब धार्मिक नियमों के खिलाफ है। सूर्य अस्त के बाद कोई जलाया नहीं जाता है, तमाम धर्मों में यही बात है। लेकिन ये किया क्या, क्यों? क्योंकि न्याय नहीं करना था, जो जाति के हिसाब से न्याय है उसका पालन करना था। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि लगातार जो सरकार नियम बना रही है, जो कानून बना रही है, जो चीजों को लागू कर रही है, वो सब संविधान को खोखला बनाने के लिए, खत्म करने के लिए और मनुस्मृति को बिना बताए, बिना कहे जबरदस्ती हमारे और आपके ऊपर लागू करने के लिए। और इसीलिए आप जानते हैं कि हमारे देश में, क्योंकि लड़की के मामले में करीब करीब सभी लोग मनुवादी हैं, जो दूसरे धर्मों को मानते हैं वो भी मनुवादी हैं, वो भी अपनी बीवियों को समान अधिकार या बराबर के हुकूक नहीं देना पसंद करते। ये सच्चाई है, कोई माने ना माने। लेकिन अब हमारे यहाँ जो शादी का मामला है, अब उसमें जो हो रहा है, तो हमको पूरी चीज देखनी चाहिए। अभी इन्होंने कानून बनाया है कि आप दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती हैं, आप अपना धर्म बदल नहीं सकती हैं। तो ये क्यों हमको बनाना पड़ा, आपको मालूम है? क्योंकि लड़कियां बहुत हिम्मत वाली हैं, बहुत बहादुर हैं। हमारे कानपुर में इस कानून के पहले 14 केस थे, जो लड़कियां दूसरे धर्म के लड़कों के साथ शादी करके निकल गई घर से। और 14 को जब बुलाया गया, तो उनमें से केवल 2 ने कहा कि नहीं ऐसा है, हमने गलती कर दी, बाकी सबने कहा हमने सही किया और हम इन्हीं के साथ रहेंगे। हालांकि कितना उनके माँ बाप ने भी उनको पीटा, समाज ने थूका, पुलिस वालों ने बहुत गरियाया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो लड़कियां बिल्कुल मजबूत रही। उन्होंने कहा हम इन्हीं के साथ जाएंगे और अपने ससुराल वालों को बचाने की बात उन्होंने कही। उसके बाद उनको यह कानून बनाना पड़ा कि आप कानून बनाओ और लड़की कहे भी तो क्या हम भेजेंगे जी। तो ये शादी का जो मामला, इसको आप छोटा मत समझिए। वो 1 करे या 2 करे ये सवाल नहीं है। सवाल ये है शादी करने का अधिकार। शादी करने का अधिकार अगर खत्म नहीं हुआ तो ये जात पात की व्यवस्था बच नहीं सकती है और मनोवादी देश बन नहीं सकता है। उसकी जो बुनियाद है वो है औरत को बांध करके रखना और उसकी शादी में पूरी तरह से अपने मन की बात को चलाना। क्योंकि आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये दूसरे धर्म के लोगों से बहुत नफरत करते हैं। हाँ, करते हैं और करा भी रहे, लेकिन अगर अलग जाति के लड़के से शादी हुई तब भी तो मार डालते हैं, तब भी तो मार डालते हैं कि नहीं मार डालते, बताइए हमको। अरे रोज हो रहे हैं, उसमें भी मार डालते हैं। अभी हमारे साथ एक हमारी कार्यकर्ता आई, वो बता रही थी कि हम गुप्ता हैं और हमारे पति जो है वो जौहरी मतलब स्वर्णकार है, और हमारी सास ने हमको अपने ससुराल में कदम नहीं रखने दिया आज तक। तो दोनों हिंदू हैं लेकिन जात अलग है। तो इसमें मारा पीटा तो नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोज मारे जा रहे हैं, कत्ल हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, और माँ बाप खुद अपने बच्चों का गला घोट के मार डाल रहे हैं, उनको चाकुओं से गोद करके मार डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी जात बच्चे की खुशी से ज्यादा प्यारी है। समाज उनको यही सिखाता है, समाज उनको यही बताता है
तो जब ये बात होती है और लोग कहते हैं कि वो तो एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच में मना कर रहे हैं, तो आप ये जवाब दीजिए कि वो एक जात और दूसरी जात के बीच में भी तो मना कर रहे हैं, उसकी भी तो मनाही है। तो ये जो पूरा जाल बिछाया जा रहा है उसमें आप समझ लीजिए निशाना किसी पर है, लेकिन पूरा का पूरा समाज हमले का शिकार है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। आज ये गौकशी और ये भैंस को काटना, इस सब को लेकर के आप जानते हैं बहुत बवाल मचा हुआ है, और सैकड़ों लोग, ज्यादातर जो मुसलमान हैं उनको जेलों में बंद कर दिया गया है और उनके ऊपर बहुत आफत आई है। लेकिन जितने लोग टेंडरों में काम करते थे वो सब दलित हैं, उन सब की नौकरी भी चली गई है। और जिन किसानों के खेत को ये आवारा जानवर खा रहे हैं वो भी आज परेशान हैं, दुखी हैं, है कि नहीं? जितने मेले लगते थे और जानवरों का मतलब व्यापार होता था वो सब बंद हो गया है। और आपको मालूम है सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? सबसे ज्यादा नुकसान तो उन जानवरों का हुआ है, क्योंकि अब कोई गाय पालना चाहता ही नहीं है डर के मारे। आज बछड़े को कोई रखने के लिए तैयारी नहीं है। तो जहां जहां सख्ती से ये कानून लागू कर रहे हैं गाय को लेकर के, वहां वहां गाय की संख्या, गाय की गिनती सबसे ज्यादा घट रही है, कम हो रही है, क्योंकि गाय को अब कोई पालना नहीं चाहता, गाय का कोई व्यापार करना नहीं चाहता। और गोश्त तो मिल रहा है, लेकिन जो छोटे बेचने वाले थे वो सब बर्बाद हो गए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर रात दिन जानवर कट रहा है। अब जो जानवर दूध देता है उसको भी बेच रहे हैं कि काटो। ये हो रहा है मानो उत्तर प्रदेश में। और कौन कौन से जानवर कट रहे हो हम क्यों बताएं, आप जाकर के खुद देख लीजिए। लगता है कि मुस्लिम्स के हैं जब नहीं, वो स्लॉटर हाउसेस तो सब बंद हैं। ये तो बड़े बड़े कारखाने हैं जहां पर कट रहे हैं और इनमें भाजपा वाले ही मालिक हैं, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो मेरा कहने का मतलब आप समझिए कि ये दिखाते हैं लोगों को ताकि लोगों को वो अपने साथ घसीट सके कि ये देखो मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन जो वो कर रहे हैं उससे तो पूरा समाज दुखी है, पूरा समाज पीड़ित है। इन्होंने जब शुरू किया पुलिस वालों से कहा जाओ ठोको, तो लोगों ने ठोकना शुरू कर दिया। लेकिन जब पुलिस वाले सब ठोक रहे हैं तो महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? बलात्कार कौन रोकेगा? अभी आपने देखा हाथरस में क्या हुआ, अभी आपने देखा बदायूं में क्या हुआ, और बदायूं में 50 साल की औरत के साथ हुआ, और दूसरे दिन एक लड़की जागरण में गई थी उसके साथ हुआ, ये कल रात को। तो जब पुलिस वाले ठोक रहे हैं, गाय ढूंढ रहे हैं, किसकी शादी किसके साथ हुई, कहेंगी लड़की कहेंगे साथ भगी, उसी में जुटे हुए हैं, तो फिर महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? जनता की सुरक्षा कौन करेगा? चोर डाकू हत्यारे को कौन पकड़ेगा? तो वही होगा जो लखनऊ होगा कि दिन दहाड़े सचिवालय के सामने गोलियां चलेगी और लोगों को मार करके वही गिरा दिया जाएगा। ये हो रहा है यहाँ। तो जो मेरा कहने का मतलब है, मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ कि ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है। ये जो कर रहे हैं संविधान के ऊपर हमला करके मनोवादी कानून लादने का काम जो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका सबसे ज्यादा बुरा असर हम औरतों पर पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे अधिकार सब हमसे छीनने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब आप गिनिए, औरत, मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, बचा कौन? वो 2 आदमी जो दिल्ली में राज चला रहे हैं और वो 2 अडानी और अंबानी जिसके लिए वो राज चलाने का काम कर रहे हैं। बस यही 4-6 लोग बचे, बाकी हिंदुस्तान को बिना अधिकार के पूरी तरह
तरह से इनके अत्याचार का शिकार बनेगा और जो हालत हो रही है इससे भी ज्यादा खराब हालत होने जा रही है। अभी तो दिल्ली का रास्ता बंद है बहन, अगर दिल्ली का रास्ता भी खुला होता तो आटा 50 रुपए किलो और आलू 100 रुपए किलो बिक रहा होता। जिस तरह के ये कानून बना रहे हैं इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो ये एक बड़ी लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई है। अपनी जिंदगी, अपनी नौकरी, अपने अधिकार, अपनी जान, अपनी शान, सब कुछ बचाने की लड़ाई है। और हम औरतों ने हमेशा ये नारा दिया है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं जानते, हम औरतें हैं, हम लोग औरतों के हक के लिए लड़ेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं ठीक है? तो हम तो सबको रास्ता दिखा रहे हैं। हम इन मूर्ख मर्दों से भी कह रहे हैं तुम भी हमको देख के समझो और अपनी बेवकूफियां छोड़ करके तुम भी एक साथ मिल करके रास्ते पर आओ। और इसका असर हम देख रहे हैं। जब से ये किसान बैठ गए हैं, ये किसान कभी अपने घर की औरतों को निकलने नहीं देते थे। ये किसान हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतना बड़ा घूंघट उनकी औरतें घर की पहनती हैं, लेकिन अब वो वहां बैठ गए तो औरतें खेत संभाल रही हैं। अब ट्रैक्टर का जुलूस निकालना था तो महिलाओं को सिखाया गया कि कैसे ट्रैक्टर चलाया जाता है। और आपने देखा सब अपना मुंह खोले, हजारों औरतें ट्रैक्टर चलाती हुई, बूढ़ी जवान सब चली आई और नारे लगा रही हैं कि हम भी यहाँ से नहीं हटेंगे, हम भी डटे रहेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। तो औरतों को आगे आना है, वो आगे आएंगी और इन संघर्षों में, इन बड़े बड़े आंदोलनों में जो लोगों के ख्यालात हैं वो भी बदलेंगे। आज वहां जो किसान है आपको मालूम है कहाँ का है? हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर, जहां 5 साल पहले दंगा हो रहा था, हिंदू और मुसलमान किसान एक दूसरे के खून का प्यासा घूम रहा था, एक दूसरे का घर जला रहा था। आज वही का किसान कह रहा है कि इन लोगों ने हमको बेवकूफ बनाया, एक दूसरे का दुश्मन बनाया, अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे, मिल करके इनके खिलाफ लड़ेंगे। तो ये बड़ी लड़ाई चल रही है। बिल्कुल निराश होने की और नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। नाउम्मीद होकर के बन करके हम करेंगे भी क्या? हमको तो लड़ना है, हम लोग सब मिलकर के लड़ेंगे। आज हम लोगों ने तय किया था, मधु ने भी बहुत मेहनत की, हमारी लखनऊ की बहनों ने बहुत मेहनत की कि नहीं मीटिंग हम लोग करेंगे। और मीटिंग करने से जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो एक ताकत अंदर आती है कि हम अकेले नहीं हैं। तो इस ताकत को बढ़ाने की जरूरत है, इस संविधान की असलियत को समझने की जरूरत है और संविधान का मतलब अपने अधिकारों को बचाने की जरूरत है। हम लोग सब मिल करके अपने संविधान के लिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आप सबका बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं घड़ी नहीं देखती हूँ कि मैंने कितना समय दे दिया, लेकिन आप वो ध्यान से सुन रहे थे इसलिए मैंने भी पूरी बात को समझाने की कोशिश की। आप सबका बहुत शुक्रिया।